हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तम तालिका के गुण। यानी कल हम लोगों ने पढ़ा कि टेबल यानी तालिका क्या होती है, तालिका की परिभाषा तथा साथ ही उसकी परिभाषा क्या होती है तथा उसके उद्देश्य क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तम तालिका के गुण। तालिका एकत्रित तथ्यों को स्पष्ट, सरल, बोधगम्य, आकर्षक, एक तुलना योग्य बनाने का एक साधन है। यानी कि तालिका जो भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा एकत्र करते हैं, उनको किस प्रकार से स्पष्ट और सरल तरीके से समझने योग्य, आकर्षक तथा दो तथ्यों में आपस में तुलनात्मक तुलना हो सके, इस प्रकार तैयार करते हैं। यह उद्देश्य तभी पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकेंगे जब तालिका में कुछ गुण हों। ये गुण कौन कौन से हों, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। पहला है आकर्षकता। पहला गुण क्या है? आकर्षकता का गुण। एक उत्तम तालिका का प्रथम गुण है तालिका का आकर्षक होना। यानी ऐसा अट्रैक्टिव होना कि हर किसी का ध्यान उस तालिका पर चला जाए। एक उत्तम तालिका ऐसी होनी चाहिए जो कि पाठकों का ध्यान स्वतः ही आकर्षित कर सके। यानी जो भी उसे पढ़े, इस तरीके की तालिका बनानी चाहिए कि जो भी उसे पढ़े उसका ध्यान तुरंत उस तालिका की तरफ चला जाए। तालिका को आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक है कि उसके खाने समानुपातिक हों। खाने का क्या तात्पर्य? उसके अंदर जो रो और कॉलम बने हुए हैं, यह एक बराबर सारे खाने होने चाहिए। जो भी ब्लॉक्स हैं वो एक बराबर होने चाहिए, देखने में सुंदर होने चाहिए। स्वच्छ लिखावट हो, जो भी लिखावट हो वो भी सुंदर होनी चाहिए। खाने एक बराबर होने चाहिए। संख्याओं को लिखने का तरीका स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि जो भी आप संख्या लिख रहे हैं, जो भी अंक इन रो और कॉलम्स में लिख रहे हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए, सुंदर लिखावट होनी चाहिए, ताकि अच्छे से पढ़ा जा सके और अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर सके। अगर गंदी हैंड राइटिंग में होगा या फिर गलत तरीके से खाने कुछ छोटे कुछ बड़े होंगे तो देखने में वो क्या लगेगा? भद्दा लगेगा, गंदा लगेगा, कोई भी उसको देखना नहीं चाहेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा समुचित आकार। समुचित आकार। उत्तम तालिका का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है समुचित आकार। पहला क्या है? आकर्षकता, और दूसरा है समुचित आकार। एक उत्तम तालिका का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है समुचित आकार। समुचित या पर्याप्त आकार अर्थात ना छोटा ही ना बहुत बड़ा। ना तो हमारा ड्रॉ कॉलम का जो खाने हैं वो बहुत छोटे होने चाहिए, यानी बहुत कम होने चाहिए, और ना ही बहुत बड़ी तालिका हमारी बननी चाहिए। क्योंकि बहुत अधिक छोटा हो जाने पर, यानी कि अगर हम बहुत तीनी खाने के, अगर हम तीनी ब्लॉक्स के अगर हम बनाते हैं तालिका, तो बहुत छोटी हो जाती है। हमारी जितनी भी जानकारी है, जो कुछ भी हमारी आवश्यक जानकारी है, जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उस तालिका के माध्यम से, वह नहीं पहुंचा पाते। क्यों? क्योंकि हमारी जो तालिका है वो बहुत छोटी है, दर्शन स्पष्टता से नहीं हो सकेगा, जो कि तालिका का मेन उद्देश्य है। और बहुत बड़ा आकार होने से तालिका की सफलता नष्ट हो जाती है। यानी कि हमारी तालिका का मेन उद्देश्य क्या होता है? संक्षिप्त होना, यानी कि छोटे में, संक्षेप में होना। तो हमारा अगर तालिका बहुत बड़ी बन जाएगी तो ये जो उद्देश्य है वो नष्ट हो जाएगा। तालिका का एक उद्देश्य एकत्रित तथ्यों को संक्षिप्त रूप प्रदान करना, यानी कि छोटा रूप प्रदान करना है। तालिका का बड़ा आकार इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। ठीक है, उद्देश्य क्या था? कि संक्षिप्त हो और स्पष्ट हो। मैं तो अगर बहुत बड़ी तालिका हो जाएगी तो स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि हम उस तालिका के माध्यम से
वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है तुलना की सुविधा। नेक्स्ट क्या गुण है? तुलना की सुविधा। एक अच्छे किस्म की तालिका में तथ्यों को इस प्रकार अनेक स्तंभों में, पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि जो भी हम डाटा एकत्र किए उसको इस प्रकार से स्तंभों और कॉलमों में, ठीक है, रो और कॉलम में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि विषय के विभिन्न पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव हो सके। यानी अगर हम किसी कॉलेज के यदि किसी विद्यालय के हम ये तालिका बनाएं कि किस विषय में कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो और किस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो यदि हम बनाते हैं कि होम साइंस में बीए फर्स्ट ईयर में 4 बच्चे हैं, ठीक है, ये हो गया गृह विज्ञान, और इसको हमने इस तरीके से बनाया, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। अब इसमें 4 हो गए, इसमें 10 हो गए और इसमें हो गए हमारे 13। अब दूसरा सब्जेक्ट हम लेते हैं हिंदी। तो हिंदी में मान लीजिए इसमें हो गए 3, इसमें हो गए 12 और इसमें हो गए 15। तो ये तुलनात्मक अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर में जो है होम साइंस में ज़्यादा हैं और जो फाइनल ईयर में हिंदी में ज़्यादा बच्चे हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से तुलना कर सकते हैं कि थर्ड ईयर तक जाते जाते जो है बच्चे होम साइंस छोड़ देते हैं और हिंदी ले लेते हैं ज़्यादा। तो क्यों ले लेते हैं, इसका कारण स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम तुलना आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पष्टता तथा सरलता। चौथा है स्पष्टता तथा सरलता। उत्तम तालिका वही होती है जिसमें स्पष्टता और सरलता का गुण हो। यानी कि ऐसी तालिका जो कि स्पष्ट हो या जो कहना चाह रही है वो अच्छे से उसके माध्यम से पहुंच सके लोगों को, और सरल हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसको समझ सके। स्पष्ट तथा सरल तालिका वह होती है जिसे देखकर एक साधारण व्यक्ति भी तथ्यों की महत्वपूर्ण विशेषता को समझ सके। अब कोई भी इस तालिका को देखेगा तो ये समझ सकता है कि इसमें जो है तुलना की गई है कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे हैं, किस क्लास में कितने बच्चे हैं, शुरुआत में कितने बच्चे कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं, तो ये आसानी से क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार की तालिका होनी चाहिए जो स्पष्ट हो और सरल हो, जिसे एक साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य के अनुरूप। प्रत्येक तालिका किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, या तो कंपेयर करने की हो या कोई और चीज़ें हो कि ज्ञान करने के लिए कि किस समय कितने बच्चे मिड डे मील में कितने बच्चे खाना खा रहे हैं, 4-5 स्कूल लेकर के किस में ज़्यादा हैं। इस तरीके का अगर कोई विशेष हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको ध्यान में रखकर ही तालिका बनाई जाए। तालिका का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए कि अध्ययन के उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यानी कि जिस उद्देश्य से हम तालिका बना रहे हैं, किसी विशेष चीज़ की जानकारी के लिए अगर हम तालिका बना रहे हैं तो इस तरीके की तालिका होनी चाहिए जिससे हमें वो उद्देश्य जो है प्राप्त हो सके कि किस वजह से वो जो बनाना चाह रहे हैं, जिस वजह से तालिका बनाई गई है, वो सारे उद्देश्य उससे प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिकता। छठा क्या है हमारा?
वैज्ञानिकता। तालिका बनाने का अंतिम गुण वैज्ञानिकता है, यानी तालिका बनाने का जो अभी तक गुण है उनमें सबसे अंतिम गुण क्या है? वैज्ञानिकता का। तालिका मनमाने तरीके से ना बनाकर वैज्ञानिक तरीके से बनानी चाहिए। असंबद्ध व बिना क्रमबद्ध तरीके से बनाई गई तालिका शोध के उद्देश्यों को पूर्ण नहीं करती। यदि बेढंगे से हम बना लेते हैं, कहीं बड़ा अगर मान लीजिए हम अंकों की बात करें तो कहीं बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा बनाना चाहिए, पर हम अगर ऊट पटांग तरीके से तालिका बना लेते हैं तो उस तालिका से जो हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। फिर नेक्स्ट अब हमारा आता है तालिका की सीमाएं या दोष। हम कह सकते हैं तालिका की सीमाएं या दोष। की सीमाएं या दोष। तालिका यद्यपि शोध कार्य में तथ्यों के प्रदर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि जो कुछ भी हम लोग कलेक्शन करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, उनको प्रेजेंट करने के लिए एक अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। परंतु इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं जिसके बाहर हम तालिका नहीं बना सकते। इसमें पहली है सीमा है संख्यात्मक तथ्यों का ही प्रदर्शन। संख्यात्मक तथ्यों का ही प्रदर्शन। तालिकाओं के माध्यम से केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही प्रदर्शन संभव है, यानी कि सिर्फ संख्याओं का ही हम प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी यदि हमारे डाटा जो हैं अंकों में हैं तभी हम उसका प्रदर्शन तालिका के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि अनेक सामाजिक तथ्य गुणात्मक प्रकृति के होते हैं। गुणात्मक प्रकृति से क्या मतलब? उसकी विशेषता अगर है, यदि हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं उसमें यदि विशेषता के अनुरूप अगर हमारे तथ्य कलेक्ट हुए हैं तो उनकी तालिका हम नहीं बना सकते। जैसे विशेषता में हो गया अच्छे बुरे में, जैसे एक विद्यालय है, उसके बच्चे जो हैं बहुत अच्छे हैं, कुछ सामान्य हैं और कुछ निम्न हैं, तो इसकी तालिका नहीं बनाई जाती। परंतु उनकी यदि हम बुद्धि परीक्षण करते हैं और उनके आधार पर हम तालिका बना सकते हैं कि 90 से 80 के बीच में इतने बच्चे आए, 70 से 80 के बीच में इतने बच्चे आए, 60 से 50 के बीच में 5 बच्चे आए। तो इस तरीके से हम अंकों में यदि हमारे तथ्य हैं तो हम उनका जो है टेबल बना सकते हैं। किंतु यदि विशेषताओं में हैं, गुणों में हैं, अच्छे बुरे में हैं या किसी और विशेषता के रूप में हैं, लंबा छोटा है कि इतने लोग लंबे हैं इतने लोग छोटे, तो यदि लोगों में गिनती में है तो उसे हम लोग बना सकते हैं। परंतु यदि विशेषताओं में है तो उसका टेबल नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है साधारण व्यक्तियों के लिए बेकार। बेकार तालिका की दूसरी सीमा यह है कि इसका दूसरा दोष क्या है? यह है कि साधारण व्यक्तियों के लिए अधिकांशतः बेकार होती है। जो टेबल बनता है यह अधिकांशतः जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनके लिए बेकार होती है। तालिकाओं की विशेषताओं को समझने के लिए अंकों का उच्च ज्ञान होना आवश्यक है। यानी जो हम तालिका बनाते हैं कभी कभी परसेंटेज में भी बनती है या अन्य दूसरे जो है ज्ञान होने चाहिए कि परसेंट कैसे निकालना है या किसी का कोरिलेशन कैसे निकालना है, दो सब्जेक्ट में क्या कोरिलेशन है, दोनों में क्या संबंध है।
तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान यदि व्यक्ति को नहीं है तो टेबल जो है उसके लिए बेकार होती है। एक साधारण व्यक्ति के लिए जो टेबल है, तालिका है, वो बेकार है। तीसरा है, एक अकेली महत्वपूर्ण इकाई को प्रदर्शित करना संभव नहीं। तालिका की एक ऐसी सीमा है, इसके द्वारा किसी भी एक इकाई या मद के महत्व को अलग से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यदि कोई एक व्यक्ति है तो हम उसकी तालिका नहीं बना सकते, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। चाहे अनुसंधान की दृष्टि से वो अकेली इकाई कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, यदि एक व्यक्ति है तो उसकी गुणों और विशेषताओं की हम तालिका नहीं बना सकते जब तक कि कई व्यक्ति ना हो, यानी इसमें जब तक तुलनात्मक अध्ययन होने लायक ना हो तब तक हम उसका टेबल नहीं बना सकते। नेक्स्ट है सामान्य पाठकों के लिए बोझ। सामान्य बोझ। तालिका की एक सीमा यह भी मानी जाती है कि यह सामान्य पाठकों के लिए एक बोझ बन जाती है। क्यों बोझ बन जाती है? अभी हमने कहा ना कि उन्हें समझ में ही नहीं आता, उनको अंकों के उच्च ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसे समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, जबकि वर्णनात्मक व्याख्या सामान्य पाठकों के लिए रुचिकर और समान हो जाती है। यदि एक टेबल होता है तो उसको समझने के लिए सोच विचार करने पड़ते हैं, अंकों का उच्च ज्ञान होना चाहिए। किंतु यदि वर्णनात्मक यानी कि उसको यदि शब्दों में उसकी व्याख्या की गई है कि गृह विज्ञान में इतने बच्चे हुए और इसमें ऐसे ऐसे हुआ, इस तरीके से सीखे बच्चे और उनको अच्छा सिखाया गया और हिंदी में इस तरीके से पढ़ाया गया, तो यदि या फिर किसी और कौशल में यदि हम बात करते हैं और उन्हें हम वर्णनात्मक रूप से व्याख्या के रूप में समझाते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा रुचि मिलती है। बशर्ते यदि हम टेबल किसी का बनाते हैं तो टेबल को समझने में उन्हें समय लगता है कि वास्तव में उस टेबल के द्वारा जो अनुसंधान करता है वो क्या कहना चाहता है। तो इस प्रकार जो है आज हम लोगों ने पढ़ा कि एक उत्तम टेबल, उत्तम तालिका के क्या गुण होते हैं और क्या दोष होते हैं। यदि इन गुणों और दोषों को ध्यान में रखकर तथा उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यदि तालिका बनाई जाए तो वो तालिका जो है काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी तथा अच्छी होगी, और वो उस तालिका के माध्यम से अनुसंधानकर्ता वास्तव में जो कहना चाहता है वो भी पूर्ण हो जाएगा। अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो भी उस तालिका के माध्यम से पूरा हो जाता है। तालिका ऐसी होनी चाहिए ताकि यदि कोई पाठक अनुसंधान पढ़ रहा है तो उसका ध्यान जो है आकर्षित कर सके, ऐसी टेबल होनी चाहिए तथा इस तरीके का सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि जो भी पाठक हो, चाहे वो अंकों का उच्च ज्ञाता हो या साधारण व्यक्ति हो, वो भी उसे सरलता से समझ सके। उसमें इस तरीके की जटिलताएं नहीं होनी चाहिए कि उसे समझने में दिक्कत हो, तथा उसमें वैज्ञानिकता को ध्यान में रखना चाहिए, एक निश्चित क्रम होना चाहिए। ऊटपटांग तरीके से अगर तालिका बनी होती, उसमें कोई क्रम नहीं होता, तो भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित
नहीं कर पाती है। तो सिर्फ संख्याओं को ही तालिका के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे गुण तथा दोष तालिका के।